एक ऐसे सैनिक की कल्पना करें जो दुश्मन के आतंकी संगठन में घुस जाता है, उनके साथ खाता पीता है, उनका भरोसा जीतता है और फिर अकेले ही उनके सबसे बड़े कमांडरों का सफाया कर देता है। ये किसी बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि भारतीय सेना के एक असल हीरो मेजर मोहित शर्मा की हकीकत है। और आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं, कुछ बेहतरीन लेख और वीडियो वृत्तांत, वो सिर्फ उनकी बहादुरी की कहानी नहीं बताते हैं। वो मतलब उस इंसान की शख्सियत की परतों को खोलते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान इतना कुछ हो सकता है। एक संगीतकार, एक बॉक्सर, एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज और एक बेखौफ लीडर। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल मेजर मोहित शर्मा के इसी सफर को समझने के लिए है। उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनकी दो सबसे अविश्वसनीय ऑपरेशनों तक और अंत में उनके सर्वोच्च बलिदान तक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने चिंटू को मेजर मोहित शर्मा बनाया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक हीरो बनता कैसे है? मेजर मोहित शर्मा का जन्म हुआ 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में। घर पर सब उन्हें प्यार से चिंटू बुलाते थे और दोस्तों ने माइक कहते थे। उनके माता पिता का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने और उनका एडमिशन महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा भी दिया गया था। लेकिन यहीं पर उनकी शख्सियत की पहली झलक मिलती है। उनका जुनून इंजीनियरिंग नहीं, फौज थी। तो कॉलेज में रहते हुए वो चुपचाप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करते रहे। अच्छा, मतलब परिवार को पता नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब रिजल्ट आया और वो सिलेक्ट हो गए तो उनके माता पिता ने डर से वो रिजल्ट छिपा दिया। उन्हें लगा कि कहीं वो इंजीनियरिंग ना छोड़ दे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी होगी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधे यूपीएससी ऑफिस फोन किया, अपना रिजल्ट पता किया और बिना किसी को बताए एसएसबी इंटरव्यू के लिए भोपाल चले गए। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो सेना में ऑफिसर बनने के लिए एक बहुत ही मुश्किल 5 दिन की परीक्षा होती है। उनकी जिद साफ थी, या तो भारतीय सेना या कुछ भी नहीं। कमाल है। मतलब परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपने को पूरा करने का जज्बा। और वो सिर्फ एक किताबी फौजी नहीं बनना चाहते थे, उनके व्यक्तित्व में कई रंग थे। एनडीए में वो फेदरवेट कैटेगरी में बॉक्सिंग चैंपियन थे, एक बेहतरीन तैराक और घुड़सवारी में भी माहिर थे। हाँ, उनका एक पसंदीदा घोड़ा भी था, इंदिरा। और तो और वो एक कमाल के म्यूजिशियन भी थे, गिटार, माउथ ऑर्गन, सिंथेसाइजर, जो हाथ लगता उसे बजाने में माहिर हो जाते थे। और कहते हैं कि हेमंत कुमार के गाने तो वो इतनी खूबसूरती से गाते थे कि सुनने वाले बस खो जाते थे। और ये सिर्फ हॉबीज की लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसे दिमाग की तस्वीर है जो अलग-अलग विधाओं में महारत हासिल कर सकता था। स्पेशल फोर्सेस में यही रचनात्मकता और तुरंत सीखने की क्षमता काम आती है। एक संगीतकार का अनुशासन और एक बॉक्सर की रणनीति, ये सब मिलकर एक असाधारण सैनिक बनाते हैं। बिल्कुल सही। एनडीए के बाद वो आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी गए, जहां उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट का प्रतिष्ठित पद मिला। और वो उन कुछ चुनिंदा कैडेट्स में से एक थे जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन से राष्ट्रपति भवन में मिलने का मौका मिला। जी, 11 दिसंबर 1999 को वो मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट बने। लेकिन उनका दिल हमेशा से असली लड़ाई वाली जगह पर था। और यही इच्छा उन्हें पैरा स्पेशल फोर्सेस तक ले गई, है ना? और हमें ये समझना होगा कि पैरा एसएफ में जाना कोई आम बात नहीं है। ये भारतीय सेना की सबसे इलीट यूनिट्स में से एक है, जिसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में गिनी जाती है। यहाँ 90% से ज्यादा जवान और ऑफिसर ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते। यहाँ सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और मतलब एक्सट्रीम प्रेशर में शांत रहने की असाधारण क्षमता परखी जाती है। उनका यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यहीं से उनकी कहानी का वो अध्याय शुरू होता है जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। साल था 2004। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक था और उसके 2 खूंखार कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार दक्षिण कश्मीर में कहर बरपा रहे थे। ये इतने शातिर थे कि सेना के लिए इन तक पहुंचना नामुमकिन सा हो रहा था। तब सेना को एक ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो भेष बदलकर उनकी दुनिया में घुसकर उन्हें खत्म कर सके। और ये मिशन सिर्फ दाढ़ीवाल बढ़ाने जितना आसान नहीं था। तब कैप्टन मोहित शर्मा ने एक पूरी नई पहचान अपनाई, इफ्तिखार भट्ट। इफ्तिखार भट्ट? जी, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, कश्मीरी कपड़े। उन्होंने सिर्फ कश्मीरी बोलना ही नहीं सीखा,
बल्कि डोगरी और उर्दू पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। यहाँ तक कि उन्होंने कुरान की आयतें भी सीखी ताकि किसी को उन पर जरा भी शक ना हो। उनकी कवर स्टोरी थी कि भारतीय सेना ने उनके भाई को मार दिया है और अब वो बदला लेने के लिए हिजबुल में शामिल होना चाहते हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो महीनों तक एक ऐसा इंसान बनकर जी रहे थे जो वो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 2 महीने तक कश्मीर की गलियों में अपनी ये झूठी कहानी फैलाई, लोगों से बात की, अपने भाई की मौत का बदला लेने की कस्में खाईं। और जल्दी ही वो हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर्स की नजर में आ गए। ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी वो लोग जो सीधे बंदूक नहीं उठाते लेकिन आतंकियों की मदद करते हैं। बिल्कुल, पनाह, पैसा और जानकारी मुहैया कराते हैं। इन्हीं के जरिए आखिरकार उनकी मुलाकात उन दोनों कमांडरों से हुई। उनका भरोसा जीतने के लिए उन्होंने सेना की गतिविधियों का एक नकली नक्शा भी दिखाया, जिससे उन्होंने खुद तैयार किया था। और फिर वो 2 हफ्तों तक उनके साथ उनके ठिकाने पर रहे, उनके लिए चाय बनाते, लकड़ी लाते, एक आम हेल्पर की तरह। तो वो 2 हफ्तों तक उनके साथ रहे, चाय बना रहे थे। ये तो किसी भी पल एक्सपोज हो सकते थे, जरा सी गलती और सब खत्म। बिल्कुल, और वही हुआ जिसका डर था। 2 हफ्ते बाद जब आतंकियों को लगने लगा था कि वो उन पर भरोसा कर सकते हैं, तभी एक दिन उन्हें शक हो गया। एक कमरे में सब कहवा पी रहे थे, तभी अबू तुरारा ने अचानक सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछा, इफ्तिखार, सच सच बताओ, तुम कौन हो? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वो पल था जहां जरा सी घबराहट का मतलब मौत था। 1 मिनट, यहाँ उन्होंने क्या किया? ये तो सीधे सीधे मौत का सामना था। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि उस पल उनके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या उस पल की सूझबूझ? ये सिर्फ मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का खेल था। यहां मेजर शर्मा ने एक ऐसा साहसी कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी AK-47 उठाई, उसे नीचे रखते हुए कहा, भाई, अगर मुझ पर शक है तो ये लो बंदूक और मुझे गोली मार दो। क्या? जी, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गैम्बल था, एक डबल ब्लफ। उन्होंने सोचा कि असली जासूस कभी ऐसा नहीं करेगा। अविश्वसनीय। जैसे ही आतंकी भ्रमित हुए, ये सोचने लगे कि क्या करें, मेजर शर्मा ने वो पल पकड़ लिया। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपी 9mm पिस्टल निकाली और पलक झपकते ही दोनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ढेर कर दिया। और जब उनकी यूनिट वहां पहुंची तो वो शांति से कहवा भी रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस असाधारण ऑपरेशन के लिए उन्हें वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उनके समर्पण का स्तर क्या था, इसका अंदाजा एक छोटे से किस्से से लगता है ना, जब वो छुट्टी पर घर आए थे। हाँ, इस ऑपरेशन के बाद जब वो छुट्टी पर घर आए तो उनके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से रेलवे स्टेशन पर उनका अपना परिवार, यहाँ तक कि उनके सगे भाई मधुर शर्मा भी उन्हें पहचान नहीं पाए। वो उनकी ठीक बगल में खड़े थे, पर उन्हें लगा कि ये कोई अजनबी कश्मीरी है। ये दिखाता है कि वो अपने किरदार इफ्तिखार भट्ट में किस हद तक डूब चुके थे। इफ्तिखार भट्ट का मिशन तो अपने आप में एक पूरी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये उनकी बहादुरी का सिर्फ एक पहलू था। एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की असली परीक्षा तो बैटलफील्ड में होती है, और मेजर शर्मा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान कुपवाड़ा के जंगलों में उनका इंतजार कर रहा था। सही कहा। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह कुपवाड़ा का घना हफरूदा जंगल, जो गुरिल्ला युद्ध के लिए कुख्यात है। मेजर मोहित शर्मा अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। उन्हें घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को खत्म करने का काम सौंपा गया था। और वहां क्या हुआ? उनकी टीम जैसे ही इस जंगल में आरी पड़ी, उन पर 3 दिशाओं से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। ये किसी भी फौजी टुकड़ी के लिए सबसे बुरा सपना होता है। हमले की शुरुआत में ही 4 कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहाँ है। ऐसे हालात में अक्सर टीमें बिखर जाती हैं। लेकिन मेजर शर्मा ने ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ एक लीडर की असली पहचान होती है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बौछार के बीच रेंगकर अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये टैक्टिकल लीडरशिप थी। एक एम्बुश में लीडर का सबसे पहला काम होता है केओस को कंट्रोल करना और अपनी टीम को फिर से लड़ने के लिए तैयार करना। उन्होंने वही किया। अपने साथियों को बचाने के बाद उन्होंने जवाबी हमला बोला। उन्होंने ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इसी दौरान उनके सीने में गोली लग गई। वो गंभीर रूप से घायल थे, पर रुके नहीं। वो लगातार अपनी टीम को निर्देश देते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन डर नहीं। और यही उन्होंने वो किया जो उन्हें एक नायक से महानायक बनाता है।
जब बचे हुए आतंकवादी उनकी टीम के लिए लगातार खतरा बन रहे थे, तो वो अपनी जानलेवा चोट के बावजूद आगे बढ़े। उन्होंने क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में यानी आमने सामने की लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को मार गिराया और इसके बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर शब्बीर अहमद मलिक और पैराट्रूपर नातर सिंह। मेजर शर्मा के इस अनबिलीवेबल ब्रेवरी और सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए उन्हें मरणोपरांत इंडिया के सबसे बड़े पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है जो उनके जज्बे को बयां करता है, मैं मारा जा सकता हूं लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और वो अपनी इस बात पर कायम रहे। आज मेजर मोहित शर्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। गाजियाबाद में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रखा गया है। उनके सम्मान में एक सड़क का भी नामकरण किया गया है। ये सब जरूरी है, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है। हाँ, और जो बात अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है वो है उनकी लिविंग लेगेसी। उनके परिवार ने मेजर मोहित शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की है, जो दूसरे शहीदों के परिवारों की मदद करने और ज़रूरतमंदों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो उनकी सेवा की भावना आज भी दूसरों की जिंदगियों को छू रही है। और ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्नी मेजर ऋषिमा सरीन, जो अब लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो भी भारतीय सेना में सेवारत हैं। ये उस परिवार की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा की एक असाधारण मिसाल है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? मेजर मोहित शर्मा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, भेष बदलने में माहिर थे, एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमेशा सामने से नेतृत्व किया, चाहे वो दुश्मन के अड्डे में घुसना हो या गोलियों की बौछार में अपने साथियों को बचाना हो। उनकी कहानी इंटेलिजेंस, करेज और सेल्फ सैक्रिफाइस का एक असाधारण संगम है। बिल्कुल। और उनका जीवन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशनों के उन अनकहे पहलुओं को उजागर करता है जिनके बारे में कम ही बात होती है, जैसे कि किसी गुप्त मिशन के लिए महीनों तक चलने वाली मनोवैज्ञानिक तैयारी, व्यक्तिगत त्याग और दुश्मनों के बीच एक दोहरा जीवन जीने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो। ये सिर्फ शारीरिक बहादुरी का खेल नहीं है, ये एक बहुत गहरा माइंड गेम भी है। और इसी से एक विचारणीय प्रश्न उठता है। स्रोत बताते हैं कि मेजर शर्मा में किसी मिशन के लिए पूरी तरह से कोई और व्यक्ति बनने की अद्भुत क्षमता थी। जब कोई सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए एक झूठी हकीकत को इस कदर जीता है, तो उस किरदार और असली व्यक्तित्व के बीच की रेखा कहाँ धुंधली होने लगती है। ऐसे गहन अनुभव के बाद वापस खुद में लौटने के लिए किस स्तर की मानसिक और भावनात्मक शक्ति की आवश्यकता होती होगी।